हाय एवरीवन। तो पीडियाट्रिक में हम नेक्स्ट जो टॉपिक अपना पढ़ने वाले हैं वो बर्न है हमारा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बात करी थी। तो बर्न स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो इस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इन्फेंट या टॉडलर की बात कर लें तो वो मोस्ट कॉमन उनके अंदर ये जो हाउस होल्ड इंजरी देखने के लिए मिलती है वो बर्न है, क्योंकि उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है और लैक ऑफ सुपरविज़न है, उसकी वजह से उनके अंदर ये इंजरी या फिर ये एक्सीडेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो जो बर्न होता है वो स्मॉल स्काल्ड इंजरी भी हो सकती है या फिर सीवियर बर्न हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को ट्रॉमा या डेथ भी फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या है, बर्न एक टाइप ऑफ इंजरी है जो कि फ्लैश या स्किन में हो सकती है बच्चे के। किसकी वजह से? हीट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से या रेडिएशन की वजह से ये हो सकता है। ये इंटेंशनली हो सकता है, यानी कि जानबूझ के हो सकता है किया गया हो, या तो हो सकता है अनजाने में किया गया हो। ठीक है, तो बर्न क्या है? एक टाइप ऑफ इंजरी है जो कि फ्लैश को या स्किन को डैमेज कर देती है। मेन कॉज इसका हीट से बर्न हो सकता है बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी से, केमिकल से, फ्रिक्शन से या रेडिएशन से बर्न हो सकता है, जो कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हो सकता है। बात कर लेते हैं टाइप ऑफ बर्न के बारे में। तो बर्न सीवियरिटी के बेसिस पे हम 3 कैटेगरी में बर्न को डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है हमारा माइनर बर्न इंजरी। तो इसमें क्या होता है, जो जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया होता है बच्चे का, अगर 10% से कम जला हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे माइनर बर्न इंजरी। यही एडल्ट में बात कर लें या फिर 10 to 40 ईयर्स के बच्चे में बात कर लें, या फिर जिनकी उम्र 10 to 40 ईयर्स है उनमें बात करें, तो 15% अगर एरिया जला हुआ है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया लेस देन 15% है, तो उसको हम माइनर बर्न इंजरी बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा सीवियरिटी के बेसिस पे मॉडरेट बर्न इंजरी। तो इसमें क्या होता है, अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 10 to 20% जला हुआ है तो हम मॉडरेट बोलेंगे इन केस ऑफ चाइल्ड। अगर 10 to 40 ईयर्स का है कोई, तो उसमें 15 to 25% अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया का जला हुआ है तो उसको मॉडरेट बोलेंगे। सीवियर हम कब बोलते हैं? चाइल्ड के केस में अगर 20% टोटल बॉडी सरफेस एरिया से ज़्यादा जला हुआ है, 20% से ज़्यादा जला हुआ है अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया, तो चाइल्ड में, तो हम सीवियर बर्न इंजरी मानेंगे। अगर 25% से ज़्यादा है टोटल बॉडी सरफेस एरिया का, तो हम 10 to 40 ईयर्स में हम उसको सीवियर बर्न इंजरी मानेंगे। ठीक है, तो माइनर में हमने बच्चे की बात करेंगे सिर्फ, तो 10% से लेस है तो मैंने माइनर बोला। मॉडरेट में 10 to 20% है टोटल बॉडी सरफेस एरिया का, तो मॉडरेट बोल दिया। सीवियर में अगर मोर देन 20% है तो मैंने सीवियर बोल दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेप्थ देखते हैं तो हमें स्किन लेयर ध्यान में रखनी है। सबसे पहले स्किन की जो लेयर होती है एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस, उसके बाद से आपका आता है जो भी बोन एंड बोन के अंदर जो भी सेल्स वगैरह होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी इस लेयर ऑफ स्किन में। तो डेप्थ ऑफ बर्न में हम क्या करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं? तो 1 डिग्री बर्न या सुपरफिशियल बर्न पहला होता है हमारा, जो कि 5 से 7 दिन में हील कर देता है, हील कर जाता है। इसमें एपिडर्मिस वाली लेयर हमारी डैमेज होती है, यानी कि स्किन की सबसे ऊपरी लेयर डैमेज होती है। कोई ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, रेडनेस रहती है, टिंगलिंग सेंसेशन, ब्लैंचिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकेंड जो इसमें डेप्थ ऑफ बर्न के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया वो 2 डिग्री बर्न है, या फिर इसको पार्सल थिकनेस बर्न के नाम से भी जानते हैं, जो कि एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर को डैमेज करती है। स्टेज 1 में क्या होता है, सुपरफिशियल पार्सल थिकनेस बर्न होता है, इसमें ब्लिस्टर आते हैं और पेनफुल होता है ये। स्टेज सेकेंड में डीप पार्सल थिकनेस बर्न होता है, इसमें स्किन जो होती है अनइंटैक्ट रहती है, सिक्रीशन प्रेजेंट होता है, वेन सेंसिटिव होती है जब हम इसको, वेट होती है, सेंसिटिव होती है जब हम इसको टच करते हैं, राइट। फिर तीसरा होता है हमारा 3 डिग्री बर्न या फुल थिकनेस बर्न के नाम से जानते हैं इसको। ये डैमेज करता है हमारे एपिडर्मिस को, डर्मिस को और सबक्यूटेनियस टिश्यू को। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेन सेंसेशन लेस होता है या एब्सेंट होता है, क्योंकि सबक्यूटेनियस में जो हमारी नर्व होती है, पेन वाली नर्व जो होती है वो डैमेज हो चुकी होती है, या फिर थोड़ा सा भी डैमेज होगी तो पेन सेंसेशन थोड़ा कम होगा। पूरी तरह डैमेज है तो एब्सेंट होगा पेन सेंसेशन। तो यहाँ पे पेन हो भी सकती है या फिर कम हो सकती है, तो एब्सेंट हो सकती है। स्किन जो होगी वाइट या ब्लैक दिखेगी, सेंसिटिविटी होगी टच पे, लेकिन
कम होगी। ठीक है, 4 डिग्री बर्न या फिर डीप फुल थिकनेस बर्न सबसे ज़्यादा इंजूरियस होता है। इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस लेयर डैमेज होती है, डर्मिस वाली लेयर डैमेज होती है, सबक्यूटेनियस अलॉन्ग विद द बोन एंड एडिपोज टिश्यू। पेन यहाँ पे एब्सेंट होगा क्योंकि नर्व पूरी तरह जो पेन के लिए सेंसिटिव नर्व होती है वो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। एडिमा एब्सेंट होगा यहाँ पे। एम्प्यूटेशन में रिक्वायर्ड, यानी कि काट के उस भाग को अलग भी करना पड़ सकता है, इतनी सीवियरली बर्न हो चुका होता है इन केस ऑफ 4 डिग्री या डीप फुल थिकनेस बर्न में। ठीक है, बात करें अगर कॉज की तो थर्मल बर्न हो सकता है, यानी कि हॉट लिक्विड फ्लेम या किसी ऑब्जेक्ट से बच्चा जल गया है। केमिकल बर्न हो सकता है जिसमें एसिड बेस, मेनली इसमें आपका क्या आता है, तेजाब वगैरह। ठीक है, उससे बच्चा बर्न हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बर्न, यानी कि कोई फ्यूज़ या वायर है या हाई वोल्टेज करंट लग गया बच्चे को, उसकी वजह से बर्न हो गई। रेडिएशन बर्न में आपका एक्सरे या यूवी रेज से बच्चा उसकी चपेट में आ गया तो भी बर्न हो सकता है। इनहेलेशन बर्न, कुछ केमिकल खा लिया बच्चे ने उसकी वजह से अंदर जल गया है। फिर कोल्ड इंजरी हो सकती है जैसे फ्रॉस्ट बाइट या स्काल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा शीत दंश का नाम सुना होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो अगर सुपरफिशियल बर्न हुआ है तो आपको क्या साइन देखने के लिए मिलेगा, पेन रहेगी, रेडनेस रहेगी। ठीक है, सेंसिटिविटी होगी, टच करने पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्किन वेट रहेगी और शाइनी दिखेगी। डीप थिकनेस बर्न की बात कर लेते हैं तो बर्न सेंसिटिविटी रहेगी, बर्न इनसेंसिटिविटी रहेगी क्योंकि नर्व डैमेज हो गया है इसमें, इसलिए पेन का सेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, वाइट या ब्राउन या ब्लैकिश इन कलर दिखेगा जो भी पोर्शन आपका जला हुआ है। ब्लैंचिंग एब्सेंट रहेगी यहाँ पे, लेकिन एडिमा शायद प्रेजेंट हो। हाइपोवोलेमिया यानी कि वाटर डिफिशियंसी हो सकती है, फ्लूइड डिफिशियंसी हो सकती है। हाइपर कैलीमिया यानी कि पोटेशियम की इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम अमाउंट यहाँ पे डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा। और हाइपरनेट्रीमिया भी हो सकता है देखने के लिए मिले। ठीक है, यानी कि हाइपो या हाइपर हो सकता है सोडियम का लेवल बहुत बढ़ा हुआ दिखे या फिर बहुत कम दिखे। अगर एडिमा प्रेजेंट होगा तो सोडियम का लेवल आपका भी बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ऑलिगोयूरिया हो सकती है, दैट मीन्स कि यूरिन कम पास होगा। ठीक है, टैकीकार्डिया हो सकती है, दैट मीन्स कि पल्स आपका बढ़ा हुआ होगा। टैकीपीनिया हो सकती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा होगा बच्चे का। इंटेस्टाइनल मूवमेंट डिक्रीज कर सकती हैं, बावेल मूवमेंट रिड्यूस कर जाएंगे। कर्लिंग अल्सर दिखेंगे, इससे क्या होता है कि ये नेक्रोसिस या फिर इस्केमिक सेल्स को लीड करती है। ठीक है, रेस्टलेसनेस होगी बच्चे के अंदर, एंजाइटी, फियर और एडिमा प्रेजेंट होगा। राइट, फिर सीवियर बर्न कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, या फिर सीवियर बर्न में कौन से साइन एंड सिम्टम्स बच्चे के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो वस्कुलर परमिबिलिटी देखने के लिए मिलेगी और एडिमा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अल्टर्ड हीमोडायनेमिक्स रहेगा बच्चे का। इम्यून सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इम्यून सिस्टम हमारा सप्रेस हो जाएगा। हाइपर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म आपकी हायर साइड पे रहेगी बच्चे की। रीनल ब्लड फ्लो जो आप है बच्चे का वो डिक्रीज कर जाएगा। गट म्यूकोसल परमेबिलिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब एस्टिमेशन यानी कि पता कैसे करते हैं टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बच्चे का बर्न हुआ है। अभी हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन में कि अगर 10 to 20% टोटल बॉडी सरफेस एरिया, तो ये हम निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले और सबसे फेमस जो है वो हमारा रूल ऑफ 9 है। ठीक है, इसको डिवाइस किया था आपके पुलाकी एंड टेनिसन ने 1947 में, और पब्लिश किया था अलेक्जेंडर बर्न वैलेस ने 1951 में। तो ये होता है कि इसको वैलेस रूल ऑफ 9 के नाम से भी जानते हैं क्योंकि पब्लिश इसको वैलेस ने किया था। ये अर्ली असेसमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, डायग्राम दिख रखा है। ठीक है, तो एडल्ट के केस में देखिए 9% हम हेड वाला हिस्सा लेते हैं, 1% आपका नेक वाला हिस्सा रहता है। फ्रंट पार्ट को 18% बोलते हैं, यानी कि एब्डोमिनल का ये फ्रंट पूरा पार्ट होगा वो 18% लेते हैं। बैक वाला पार्ट 18% लेते हैं। फिर ईच आर्म के लिए 9% लेते हैं, ईच लेग के लिए 18% लेते हैं। ऐसे कंप्लीट हमारा 100% हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हेड वाला हिस्सा बच्चे का जला हुआ है तो उसको 18% लेंगे, फ्रंट वाले को भी 18% लेंगे, बैक को 18% लेते हैं। ईच आर्म के लिए सेम 19% होता है, लेकिन लेग्स के लिए बच्चे के 14% होता है, लेकिन एडल्ट में हमने 18% देखा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रूल ऑफ 9। ठीक है, यानी कि अगर बच्चे का हेड जला हुआ है पूरा कंप्लीट तो हम उसको 18% मानेंगे। आर्म्स में से कोई एक आर्म जला हुआ है तो 9%, दोनों जले हुए हैं तो 18%। ठीक है, तो ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना जला हुआ है या कितने % बच्चे को बर्न इंजरी हुई है।
ठीक है। एक हमारे पास दूसरा मेथड होता है हैंड मेथड या पाम मेथड, या पाम रूल भी इसको बोलते हैं। यानी कि जो भी इंसान जला हुआ है, यानी कि जो भी बच्चा जला हुआ है, उसका जो हैंड होता है उसको हम 1% मानते हैं, और उसके हैंड का जितना मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम पूरे बॉडी पे अप्लाई करते हैं। जैसे ये हैंड इतना बड़ा हुआ है तो इतना सरफेस एरिया बॉडी का कोई भी जला होगा तो उसको 1% मानेंगे। ठीक है। पाम एंड फिंगर ऑफ पेशेंट को 1% काउंट करते हैं। टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 1% होता है बच्चे का हाथ, जो भी पेशेंट या फिर जला हुआ है। ठीक है। फिर हमारे पास जो तीसरा रूल होता है एस्टिमेशन के लिए कि कितना बर्न हुआ है बच्चा, वो हमारा लाउंड एंड ब्राउडर में चार्ट होता है। ठीक है। तो ये मोस्ट एक्यूरेट होता है, लेकिन इसके असेसमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए रूल ऑफ 9 हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये क्या करता है, एस्टिमेट करता है साइज ऑफ बर्न को चाइल्ड एंड एडल्ट में, और ये चार्ट जो होता है कंसीडर किया जाता है पर्सन के विद डिक्रीजिंग 1% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। जो भी एज है पर्सन का, उससे 1% हम डिक्रीज़ कर देते हैं जब हमारा कंप्लीट निकल कर आता है। तो एक मिनट मैं दिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं इसको। तो देखो आप इस डायग्राम में आप देखो, ये दिख रहा है ना, ये ब्राउडर का चार्ट है। ठीक है, लाउंड एंड ब्राउडर का चार्ट है। तो इसमें देखो आप, यहाँ पे सिग्निफाई किया गया है ए, नेक को 1% ले लिया गया है, 13% आपके फ्रंट एंड बैक को लिया गया है। ठीक है। फिर ये 2% अपर आर्म को, एंड 1.5 लोअर वाले पोर्शन को, एंड 1.5 लिया गया है आपके पंजे को। ठीक है। बी पोर्शन इसको माना गया, सी पोर्शन इसको, और 1:3/4 आपके लेग्स को, मतलब पीछे वाली जो भी ये वाला पार्ट है इसको ये माना गया। ठीक है। फिर उसके बाद से देखो आप ए बी सी यहाँ पे क्या है, तो जो ए है वो हाफ ऑफ हेड है, बी है हाफ ऑफ थाई, एंड सी जो आपका है यहाँ पे ये दिख रहा है, सी आपका है हाफ ऑफ लेग। ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग हम कंसीडर करते हैं, यानी कि 0 एज का बच्चा है तो 0.5 लेंगे, 1 ईयर का है तो 8.5, 5 ईयर्स का है तो 6.5 कंसीडर करेंगे ए वाले पार्ट को। ठीक है। 10 ईयर्स का है तो 5.5, ऐसे ही ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है। तो चार्ट आपने देख लिया, बाकी ए बी सी ऐसे रख के हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, और इमरजेंसी के सिचुएशन में हमको थोड़ा जल्दी निकालना होता है, इसलिए हम रूल ऑफ 9 प्रेफर करते हैं, बट ये चीज़ हमें आनी चाहिए। ठीक है। तो अब तक हमने रूल ऑफ 9 पढ़ लिया है। ठीक है। हैंड या पाम मेथड पढ़ लिया है, और लाउंड एंड ब्राउडर चार्ट पढ़ लिया है। ठीक है। फिर हमारे पास जो चौथा रूल होता है वो रूल ऑफ 5 होता है, जो कि मेनली हम जो ओबेज पेशेंट होते हैं हमारे, जो 80 किलो से ज़्यादा होते हैं, 80 kg से ज़्यादा होते हैं, उनके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है। तो 15% फ्रंट वाले को मानेंगे, मतलब फ्रंट ऑफ द हेड, एंड 5% फॉर द ईच आर्म, 10% फॉर द फ्रंट एब्डोमिनल एरिया, एंड द 5% फॉर द ईच लेग। ठीक है। सिमिलरली बैक के लिए भी ऐसे ही कंसीडर करते हैं हम। तो ये हमारे ओबेज पेशेंट के लिए हम रूल ऑफ 5 को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका वेट 80 kg से ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है। फिर चिल्ड्रन के लिए हम एक रूल ऑफ 8 भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो 8% हम मानते हैं ईच आर्म के लिए, और 8% ही मानते हैं हम ईच लेग्स के लिए। ठीक है। फिर 16% फॉर द ईच लेग, एंड द 32% फॉर द ट्रंक, एंड 20% फॉर द हेड। ऐसे करके हमारा 100% हम पूरी बॉडी को डिवोट कर देते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने बात करी रूल ऑफ 9 की, हमने बात करी उसके बाद से हैंड या पाम रूल की, फिर लाउंड एंड ब्राउडर चार्ट की बात करी, रूल ऑफ 5 एंड द रूल ऑफ 8। ठीक है। तो ये इन रूल्स के थ्रू हम एस्टिमेट करते हैं कि कितना बॉडी सरफेस एरिया बच्चे का जला हुआ है। अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में, यानी कि फर्स्ट एड सबसे पहले ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो अगर बच्चा आग के बीच में अभी भी फंसा हुआ है, तो वी जस्ट हैव टू इंस्ट्रक्ट कि स्टॉप, रुक जाओ, ड्रॉप हो जाओ, झुक जाओ, और कवर करो अपने फेस को, और रोल करके बाहर आओ फायर से। ठीक है। फिर रिमूव करेंगे हम हीट सोर्सेज को, जैसे क्लॉथिंग है वो जल रहा है तो उसको हटाएंगे, एम्बर्स हैं या फिर कोई केमिकल है तो उसको जल्दी से रिमूव करने की कोशिश करेंगे। टैप वाटर को हम अप्लाई करेंगे फॉर द 20 मिनट्स विद इन 3 आवर्स ऑफ बर्न। फिर आइस का यूज़ नहीं करना है आपको, दिस इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। ठीक है। फिर अगर एनीथिंग टाइट, बच्चे ने कुछ ऐसा टाइट पहन रखा है तो उसको रिमूव करेंगे। माइनर केस के लिए इरिगेशन करेंगे विद टैप वाटर 20 मिनट्स के लिए, और नॉन एडरेंट ड्रेसिंग के साथ बच्चे को कवर कर देंगे। वार्न करेंगे पेशेंट को, और सिक करेंगे मेडिकल केयर को या मेडिकल एडवाइस को। अगर मेजर केस हो गया है तो रिसैसिटेशन प्रोवाइड करेंगे, और इमरजेंसी मैनेजमेंट जो भी होगा वो हम करेंगे।
बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो इसमें हम करा सकते हैं स्क्लेरोटॉमी यानी कि इंसिजन कर सकते हैं बर्न टिश्यू का, जो कि मेनली 3 डिग्री या 4 डिग्री बर्न में ही करते हैं। फैसियोटॉमी करा सकते हैं या फिर ग्राफ्टिंग यानी कि स्किन को दूसरे की स्किन लेके या फिर जो पेशेंट या बच्चा हमारा जला हुआ है उसकी ही कहीं की स्किन निकाल के वहाँ पे ग्राफ्ट कर सकते हैं जो हिस्सा बच्चे का बर्न हुआ है सीवियरली। फ्लूइड रिसेसिटेशन की बात कर लेते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सेंसर फार्मूला, पार्किंसन फार्मूला या ब्लैकस्टर फार्मूला का यूज़ करते हैं। आरएल जो हमारा होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या फिर अदर बैलेंस सलाइन सोल्यूशन को कि डोज को कैलकुलेट करने के लिए 2 to 4 ml इंटू जितना बच्चे का वेट है केजी में इंटू % जितना बर्न हुआ है बच्चे का, टोटल बॉडी सरफेस एरिया जितना बर्न हुआ है उसको हम कैलकुलेट करके फाइनल फ्लूइड वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो भी फ्लूइड वॉल्यूम होता है उसका हाफ ऑफ फ्लूइड हम पहले 8 घंटे में देते हैं और रिमेनिंग हाफ जो होता है उसको नेक्स्ट 16 घंटे में बच्चे को चढ़ाते हैं या फिर एडमिनिस्टर करते हैं। फिर किसी कोलाइड को या फिर इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इवांस फार्मूला होता है जिसमें 1 ml फ्लूइड लेते हैं, 1 ml इंटू केजी ऑफ बॉडी वेट जो भी बच्चे का होता है और टोटल % कितना बर्न हुआ है बच्चे का उसको उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम 1 ml इंटू केजी बॉडी वेट बच्चे का कितना है और 1% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है उसको रखते हैं। फिर हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स कितना देना है बच्चे को वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई होप सो कि सब कुछ सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आए तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।